आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को हम लोग डिस्कस करेंगे। इस प्रिंसिपल को मैं समझाऊं उससे पहले मैं एक एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे दे रहा हूं। मान लीजिए कि एक पर्सन को ए से बी तक पहुंचना है और ऐसा करने के लिए वो वाया सी जा सकता है या फिर वाया डी भी जा सकता है विदाउट गोइंग बैकवर्ड, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। यानी कि आपको ए से बी तक पहुंचना है तो आपको बताना है कि ऐसा करने के कितने तरीके होंगे, और ये जो सब बना रखे हैं सब क्या है, रास्ते हैं जिस पे आपको चलना है। तो इन रास्तों पे आपको मूव करना है। एक काम करते हैं, सबसे पहले कि इन रास्तों को नंबर दे देते हैं। मान लीजिए कि ये नंबर आपके पास इन रास्तों के मैंने दे दिए हैं। अगर आप ए से बी तक जाते हैं तो कैसे कैसे जा सकते हैं। आप जा सकते हैं कि रोड नंबर 1 ले लिया, फिर 3 चले गए, या फिर रोड नंबर 1 लेकर के 4 से चले गए, 1 से जाकर के 5 से भी जा सकते हैं। इसका मतलब आपके पास कितने वेज हो गए, 3 वेज तो यहाँ पे हो गए। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग देखना 2 3 से जा सकते हैं, 2 से जाकर 4 से जा सकते हैं, और 2 से जाकर के 5 से भी जा सकते हैं। तो और 3 वेज आपके पास आ गए हैं ना। उसके बाद देख सकते हैं कि 6 पकड़ के 8वें नंबर का रूट पकड़ लो, या फिर 6 के बाद 9वें नंबर का रूट पकड़ लो, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि 7 के बाद 8 ले सकते हैं, और या फिर 7 से लेकर आगे 9 से कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे 2 तरीके आपके पास हैं, और ये कितने हो गए, 2 तरीके हो गए। तो ए से बी तक पहुंचने के टोटल आपके पास कितने तरीके हो गए, ये हो गए 3 + 3 + 2 + 2। 3 + 3 को आप लिख सकते हैं 3 × 2, क्योंकि आपके पास यहाँ पे रिपीटेड एडिशन है जिसको आप मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, और 2 + 2 को लिखा जा सकता है 2 × 2। यहाँ पे आप लोग देखना कि जो टोटल नंबर ऑफ वेज हमने लिखे हैं उसको मैंने इस तरीके से अरेंज कर दिया है। टोटल नंबर ऑफ वेज आपके पास ये आ गए हैं। वैसे तो यहाँ पे दिख ही रहा है आपको टोटल 10 वेज हैं, पर मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से इसलिए डिजाइन बना रहा हूँ ताकि आप लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को यहाँ से इस एग्जांपल के थ्रू समझ पाए। तो आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कुल मिला के 10 तरीके आपके पास इस टास्क को पूरा करने के हैं। यहाँ पे आप लोग एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि जब आप ए से बी तक जाते हैं तो आप 2 तरीके से जा पा रहे हैं। या तो आप वाया सी जा सकते हैं या फिर वाया डी बी होकर के जा सकते हैं। इसका मतलब ये 2 आपके पास क्या है, अलग अलग केसेस हैं। 2 अलग अलग केसेस के तरीके हैं, और वाया सी जाने के 6 तरीके हैं, और वाया डी जाने के 4 तरीके आपके पास यहाँ पे दिख रहे हैं, और 6 + 4 टोटल 10 तरीके आपके पास हो गए। अब अगर आप वाया सी जाते हैं तो आपको 2 स्टेप लेने पड़ रहे हैं। वाया सी में क्या हो रहा है, आप डायरेक्ट तो पहुंच नहीं रहे ए से बी, आपको वाया सी जाने के लिए पहले ए से सी जाना पड़ रहा है। यानी कि इसमें ए से सी जाना ये स्टेप नंबर 1 हो गया। फिर इसके बाद स्टेप नंबर 2 आपके पास क्या है, सी से बी तक जाना। अब आपको यहाँ पे अगर आपको सी से होकर के जाना है तो ये दोनों ही स्टेप्स चलना पड़ेगा, और इन दोनों के बीच में इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, एंड लिख सकते हो। ओके फिर इसके बाद अगर आप इसी टास्क को करते हैं वाया डी जाकर के, तो पहला स्टेप आपको चलना पड़ेगा कि आप ए से डी चले जाएं। ए से डी चले जाएं, ये स्टेप नंबर 1 हो गया। फिर इसके बाद स्टेप नंबर 2 पे आते हैं, आपको जाना पड़ेगा डी से बी की ओर। आप देख सकते हैं कि अगर आप वाया डी होकर के जाते हैं तो आपको ये दोनों ही स्टेप्स को परफॉर्म करना पड़ेगा। ओके तो इन दोनों के बीच में आपको लगाना चाहिए एंड। एंड का मतलब है कि अगर आप इस तरह से वाया डी होकर के जा रहे हैं तो आपको ये दोनों के दोनों ही स्टेप को परफॉर्म करना पड़ेगा। और यहां पे मैंने बीच में लिखा है और, इसका मतलब ये है कि आप अगर ए से बी जाते हैं तो आप ऐसे जाएंगे तब भी टास्क पूरा होगा, ऐसे जाएंगे तब भी टास्क आपके पास क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अब इसमें ऑब्जर्व करना कि अगर आप ए से सी जाते हो तो उसके 2 तरीके आपके पास हैं। 1 या 2 नंबर का रास्ता आप चुन सकते हैं, और सी से भी जाने के आपके पास कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। तो आपके पास यहाँ पे दिख रहा होगा कि 2 × 3 आपके पास है। इसको मैं 2 × 3 ही लिख देता हूँ, तो आप लोग देखें 2 × 3 इसको लिख देता हूं। तो आप लोग देख सकते हैं कि या तो हम वाया सी जाएंगे या फिर वाया डी चले जाएंगे। तो जरा इसको थोड़ा और समझना कि आपके पास टोटल वेज जो है आपको मिलेंगे 2 × 3, राइट। यहां से आप देख सकते हैं 2 × 3। फिर इसके बाद अगर आप वाया डी जाते हैं तो ए से डी जाने के तरीके आपके पास कितने हैं, ए से डी जाने के 2 तरीके आपके पास, और डी से भी जाने के भी 2 तरीके हैं। तो टोटल तरीके आपके पास कितने हो रहे हैं, 2 × 2। यहाँ पे पूरे में अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपके पास जो टोटल तरीके आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इन टोटल तरीकों में आप एक चीज नोटिस करना कि यहाँ पे 2 × 3 आपके पास एक तो आ गया, और एक आपके पास आ गया 2 × 2, और दोनों को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे
ऑब्जर्व करना कि आपके पास टास्क है कि ए से बी जाना है, वाया सी जाने के तरीके हो गए 2 इंटू 3, क्योंकि हमें दोनों ही स्टेप चलना पड़ेगा, ये भी करना है और ये भी करना है, तो टोटल तरीके आपके पास हो गए 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। और इसके बाद अगर ए से बी आप वाया डी जाते हैं तो इसके लिए 2 स्टेप्स आपको चलना पड़ेगा, और हर एक स्टेप में पहली स्टेप के तरीके 2 हैं और दूसरी स्टेप के तरीके 2 हैं, तो 2 इंटू 2 आपके पास क्या हो गया, 4 हो गया। यहां पे आप इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो, जहां और आ रहा है वहां पे हम लिख रहे हैं प्लस, जहां पे एंड आ रहा है वहां लिख रहे हैं हम क्या, मल्टीप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो आप लोग देखें ये क्या है, ये है ए टू सी, ये आपके पास है ए से सी जाने के तरीके, और ये क्या है, सी से बी जाने के तरीके। ये वाला है ए से डी जाने का, और ये क्या है आपके पास, डी से बी जाने का। तो अगर आप सोचें पूरे को, प्रॉब्लम को समझें, तो आप ए से बी कैसे जाएंगे, या तो आप ऐसे जाएंगे या फिर ऐसे जाएंगे। यानी कि अगर ऐसे गए तो ए से सी एंड देन सी टू बी, तो ए से सी एंड देन सी टू बी, तो एंड के लिए अपन ने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर या फिर आइदर और, तो इसके लिए हमने क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। ए से बी जाना है वाया डी होकर के, तो पहले हम जाएंगे ए टू डी, 2 तरीके, एंड देन डी टू बी और 2 तरीके, तो टोटल तरीके आपके पास हो गए 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। इसका मतलब ये है कि यहां पे 2 प्रिंसिपल्स आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं। क्या प्रिंसिपल है, एक बार हम लोग यहां पे इसको समझ लेते हैं। किसी भी टास्क को करने के लिए आपको किस तरीके से नंबर ऑफ वेज निकालने हैं, उसके कंप्लीट होने के नंबर ऑफ वेज को हम कैसे काउंट करें, इसके लिए पहला प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे एडिशन प्रिंसिपल। तो दोस्तों आप सबसे पहले देखें कि एडिशन प्रिंसिपल क्या होता है, पढ़ लेते हैं इसे। इफ वन टास्क कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय कंप्लीटिंग आइदर ऑफ द 2 और मोर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस, अगर एक या ज्यादा केसेस, 2 या उससे ज्यादा केसेस आपके पास है जिससे टास्क पूरा होता है, और हर एक केस से टास्क पूरा हो रहा है, जैसे वाया सी गए तब भी टास्क पूरा हो रहा है, ए से भी पहुंच गए, वाया डी गए तब भी टास्क आपका पूरा हो रहा है, ए से भी पहुंच गए। तो इसका मतलब ये है कि टास्क को करने के लिए अगर आपके पास कुछ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस है, तो टोटल वेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक केस के तरीकों को ऐड करना पड़ेगा। यानी कि अपन जा रहे हैं या तो केस 1 से, या फिर केस 2 से, या फिर केस 3 से, एंड सो ऑन, किसी से भी जाकर के टास्क पूरा हो पा रहा है। मान लीजिए कि इसके कुछ तरीके हैं, इसके तरीके मान लेते हैं कि P है, इसके तरीके आपके पास Q है, और इसके तरीके आपके पास कितने R है। तो टोटल वेज निकालने के लिए आपको इनको ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे इस चीज को आप लोग को ध्यान में रखना है कि जो सारे केसेस हैं वो होने चाहिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस का मतलब है कि उनमें कुछ भी कॉमन तरीके नहीं होने चाहिए। अगर आपके पास कुछ कॉमन तरीके हैं तो आप जोड़ोगे तो वो कॉमन तरीके ज्यादा बार जुड़ने में आ जाएंगे और वो आपको गलत आंसर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि एडिशन प्रिंसिपल तभी लगा सकते हैं जब केसेस आपके पास किस तरह के हों, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस आपके पास हैं। अब इसके बाद दूसरे प्रिंसिपल पे आते हैं, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कोई टास्क को करने गए और उसको करने के लिए कुछ केस हैं, उन सभी केसेस के तरीकों को तो आपको जोड़ना पड़ता है जब आपके पास वो केसेस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर केस के अंदर आपको कई सारे स्टेप्स में से हर एक को परफॉर्म करके ही वो केस से काम पूरा होता है, टास्क पूरा होता है, तो टोटल वेज निकालने के लिए हर एक स्टेप के तरीकों को आपको मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे आप ए से वाया सी गए तो 2 स्टेप थे, ए से सी जाना एंड देन सी से बी जाना। दोनों स्टेप के तरीकों को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे ए से सी भी जाना है एंड सी से बी भी जाना है, तो एंड के लिए आपको क्या लगाना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाना है। यानी कि अगर केस 1 से जाने पर आपको कुछ स्टेप फॉलो करनी पड़ती है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड सो ऑन। ये सारी की सारी स्टेप्स आपको किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में परफॉर्म करनी पड़ती है। तो ऐसे केस में टोटल तरीके कैसे निकालेंगे? मान लीजिए कि स्टेप 1 के तरीके हैं S1, स्टेप 2 के तरीके आपके पास S2 है, और स्टेप 3 के तरीके आपके पास क्या है, S3 है। तो टोटल वेज निकालने के लिए इन सभी तरीकों को, हर एक स्टेप के तरीकों को आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना होगा। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। इफ वन टास्क कैन बी accomplished by completing either of the 2 or more independent steps in a sequence, अगर आप 2 या उससे ज्यादा इंडिपेंडेंट स्टेप्स को एक सीक्वेंस में परफॉर्म करते हो तो टास्क पूरा होता है। तो ऐसे केस में टोटल वे निकालने के लिए क्या करेंगे, हर एक स्टेप के तरीकों को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि आपको उस केस में नंबर ऑफ वेज आपको मिल जाए। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस प्रिंसिपल को हम लोग कह रहे हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। अब यहाँ पे एक टर्म हम लोग यूज कर रहे हैं,
इंडिपेंडेंट स्टेप्स। बता देते हैं कि इंडिपेंडेंट स्टेप्स क्या होती हैं। अगर एक स्टेप की जो सिलेक्शन है, चॉइस है, पर्टिकुलर चॉइस, वो अगर अगली वाली स्टेप्स की नंबर ऑफ चॉइस को अफेक्ट करती है तो फिर वो इंडिपेंडेंट स्टेप नहीं हुई, राइट। पर अगर वो अफेक्ट नहीं करती है तो आप उसे क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट स्टेप्स कह सकते हैं। यानी कि एक स्टेप के अंदर पर्टिकुलर चॉइस इस बात को अफेक्ट नहीं करनी चाहिए कि अगले स्टेप में नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, तो ऐसी स्टेप्स को हम लोग कहेंगे इंडिपेंडेंट स्टेप्स। फिर से इस एग्जांपल पे आते हैं। अगर आप ए से बी गए तो एक केस तो ये है, एक केस ये है। वाया सी एक केस है, वाया डी एक और केस है। तो टोटल वेज निकालने के लिए वाया सी के तरीके प्लस वाया डी के तरीके आपको करने पड़ेंगे। और इस वाया सी जाकर के अगर आप करते हो टास्क को पूरा तो इसके लिए 2 स्टेप लग रहे हैं, ए से सी एंड देन सी से बी। इसके तरीके 2 हैं, इसके तरीके 3 हैं, तो टोटल कितने होंगे, 2 × 3। ये दोनों की दोनों स्टेप्स आपके पास कैसी हैं, इंडिपेंडेंट स्टेप्स हैं। क्योंकि अगर आप यहां पे रोड 1 चूज करोगे तब भी अगले वाले स्टेप में 3 चॉइस है, रोड 2 चूज करोगे तब भी आगे 3 ही चॉइस होगी। इसका मतलब नंबर ऑफ चॉइसेस अगले वाले स्टेप पे इस बात पे डिपेंड नहीं कर रही है कि आपने प्रीवियस सब सीक्वेंस स्टेप में क्या चॉइस ली है, इस पे डिपेंड नहीं कर रही है। इंडिपेंडेंट स्टेप्स इसका मतलब ये हो गई है। सिमिलरली अगर आप ए से बी इस तरीके से जाते हो तो पहले ए से डी 2 तरीके, फिर इसके बाद डी से बी 2 तरीके, दोनों स्टेप आपको परफॉर्म करना पड़ेगा तब भी आपका टास्क पूरा होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी दोनों स्टेप्स आपके पास है, उनके मल्टीप्लिकेशन करेंगे उनके नंबर ऑफ वेज को। तो टोटल वेज कैसे आ रहे हैं, 2 × 3 प्लस 2 × 2। इसको ऐसे पढ़ो, ए से सी एंड सी से बी, या फिर ए से डी, डी से बी। तो जहां मैंने या फिर बोला है, इंग्लिश वाला और बोला है, वहां पे आपको प्लस लगाना है। और जहां मैं बोल रहा हूं एंड, ए से सी एंड सी से बी, वहां पे आपको क्या लगाना है, मल्टीप्लिकेशन लगाना है। ठीक है, तो ये 2 प्रिंसिपल्स आपके पास एक साथ वर्क कर रहे हैं, आप लोग इस चीज को समझना। अब आपस से इंडिपेंडेंट स्टेप्स के बारे में समझ लेते हैं। अगर आपके पास कुछ स्टेप्स हैं तो उनको इंडिपेंडेंट कब कहेंगे। वी से इंडिपेंडेंट स्टेप्स मीन्स दैट नंबर ऑफ चॉइसेस ऑफ means that choices of previous steps do not affect the number of choices in the subsequent step। यानी कि किसी भी एक स्टेप के पर्टिकुलर चॉइस अगले स्टेप की नंबर ऑफ चॉइस को अफेक्ट नहीं करता है। तो ऐसे केस में इन स्टेप्स को क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट स्टेप्स कहेंगे। फिर इसके बाद बढ़ते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस। तो केस को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब कहेंगे, इफ दे कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली, यानी कि उसमें कोई भी कॉमन वे नहीं होना चाहिए। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपके पास स्टेप्स इंडिपेंडेंट नहीं है, आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल को डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। अगर केसेस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो आप एडिशन प्रिंसिपल को डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। फिर करेंगे क्या, अगर आपके पास स्टेप्स इंडिपेंडेंट नहीं है तो आप कुछ ऐसा करें कि वो इंडिपेंडेंट हो जाएं। क्या करेंगे, या तो हम स्टेप की सीक्वेंसिंग बदल देंगे, किसी और ऑर्डर में जाकर के करेंगे उसको परफॉर्म, ताकि उसकी डिपेंडेंसी हट जाए। या तो ऐसा करेंगे, या हो सकता है कि हमें अलग अलग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस में उसको तोड़ना पड़े, एक ही केस को और कई सारे केसेस में तोड़ना पड़े ताकि डिपेंडेंसी हट जाए। तो मेन चीज आपको इस पूरे चैप्टर में यही देखने को मिलेगी कि किस तरीके से हम डिपेंडेंसी को हटाते हैं ताकि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को आराम से काम में ले पाए। सो नाउ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, फैक्टोरियल नोटेशन पे आते हैं। वी से फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के मल्टीप्लिकेशन को हम बोलेंगे फैक्टोरियल एन। इसे डिनोट करने का तरीका ये होता है, और इसका मतलब है 1 2 3 से लेकर के n तक नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। और अगर आप इसमें यहाँ पे रिवर्स कर देते हो तो ये n से लेकर के 1 तक उल्टी गिनती का मल्टीप्लिकेशन है। यहां से आप लोग देखना, फर्स्ट n नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट को हम n फैक्टोरियल कहते हैं। इस डेफिनेशन से हम 0 फैक्टोरियल को निकाल नहीं सकते। 0 फैक्टोरियल को आपको अलग तरीके से जाकर के निकालना पड़ेगा। 0 फैक्टोरियल को हम डिफाइन करेंगे बाय कन्वेंशन। यहां से आप लोग ऑब्जर्व करना कि यहां से लेकर के यहां तक के मल्टीप्लिकेशन को हम लिख सकते हैं n-1 से लेकर 1 तक का प्रोडक्ट क्या हो गया, n-1 फैक्टोरियल। अब यहां से n फैक्टोरियल आपको मिल गया n × n-1 का फैक्टोरियल। तो किसी भी नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल कैसे लिख रहे हो, उस नंबर को लिख करके उससे एक कम का फैक्टोरियल लिख रहे हो। अब हमें क्योंकि 0 फैक्टोरियल को डिफाइन करना है तो अपन एक काम करते हैं, इसमें n को 1 रख देते हैं। तो 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 × 0 फैक्टोरियल। अब 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है, तो 0 फैक्टोरियल को भी आपको क्या डिफाइन कर लेना चाहिए, 1 डिफाइन कर लेना चाहिए। इसका मतलब हम बाय कन्वेंशन 0 फैक्टोरियल को 1 लिख रहे हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट n फैक्टोरियल होता है, उसको 0 फैक्टोरियल को डिफाइन करने के लिए इस डेफिनेशन को काम में नहीं लिया जा सकता, इसको अलग से आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आपके सामने एक एग्जाम्पल है, इसने कहा कि x निकाल लो, x अपॉन 20 फैक्टोरियल। तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को 20 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने इस पूरी इक्वेशन को 20 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया और 20 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 20 लिख करके एक कम का फैक्टोरियल, राइट। फिर इसके बाद यहाँ पे भी 20 फैक्टोरियल को लिखो, 20, 19 और एक कम कर दो 18, वहाँ फैक्टोरियल लिख दो। तो ये दोनों फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 20 बन गया और ये 380 बन गया। तो आंसर आपका है 400। तो इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। करते हैं कि अगर आपके पास टोटल n लेटर्स हैं, n ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, n ऑब्जेक्ट्स में से सारे के सारे अलग अगर होते हैं तो उन सभी को अरेंज करने के तरीके होते हैं n फैक्टोरियल, अगर आपको रिपीटेशन नहीं करना है तो। लेकिन अगर ऐसा हो कि उन n ऑब्जेक्ट्स में सारे अलग नहीं है, मान लीजिए कि P1 ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, P2 ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, ऐसे करके और भी आपके पास होंगे, और रिमेनिंग कैसे हैं, रेस्ट ऑल आर डिफरेंट। तो ऐसे केस में टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे इन सारे ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के, वो आएंगे n फैक्टोरियल अपॉन P1, P2, P3, इन सबके फैक्टोरियल आपको डिवाइड करने पड़ेंगे। क्योंकि आपको पता है कि जब ऑब्जेक्ट सेम होंगे तो अरेंजमेंट के तरीके रिलेटिवली कम आएंगे। तो आप इस तरीके से इसको देख लें। ओके, तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला हम ले रहे हैं परमुटेशन के लिए। परमुटेशन क्या होता है, जब कोई n डिफरेंट ऑब्जेक्ट आपके पास गिवन है, उनमें से r ऑब्जेक्ट को आपको अगर अरेंज करना है विदाउट रिपीटेशन, तो पहले प्लेस पे ऑब्जेक्ट को फिल करने के लिए n चॉइस होगी, अगले के लिए एक कम हो जाएगी, फिर और कम हो जाएगी, और इसी तरह से जब आखिरी ब्लॉक पे आप पहुंचोगे तो उससे पहले आपने r-1 ब्लॉक को भर दिया है। तो तरीके आपके पास हो जाएंगे आखिरी ब्लॉक के लिए इतने, n-r-1 वेज हो जाएंगे। हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि n ऑब्जेक्ट्स में से, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट को जब आप अरेंज करेंगे विदाउट रिपीटेशन, तो तरीके NPR से हम डिनोट करेंगे। हमारा नोटेशन है NPR, तो यानी कि ये वैल्यू जो आपके पास है वो NPR के बराबर होगी। ना इसी को अगर आपने ऊपर नीचे n-r फैक्टोरियल से गुणा कर दिया तो ऊपर तो बन जाएगा n से शुरू करके यहाँ तक की गिनती, फिर इसके बाद n-r फैक्टोरियल से और गुणा कर लेंगे तो आपके पास n-r फैक्टोरियल से ऊपर नीचे गुणा करने से क्या हुआ कि n से लेकर n-r प्लस 1, फिर एक कम n-r से 1 तक का ये प्रोडक्ट हो गया। तो पूरा का पूरा n फैक्टोरियल ऊपर बन जाएगा, यानी कि एक्सप्रेशन आपके पास किसके बराबर हो रहा है, n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल के बराबर हो रहा है। यहां से एक स्पेशल केस निकल के आता है कि अगर आप n ऑब्जेक्ट्स में से n को ही अरेंज कर देना चाहते हैं, सबको अरेंज कर देना चाहते हैं, तो यहाँ इस फॉर्मूले में r की जगह n लिख दें, तो npn आपके पास हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो इसका मतलब n ऑब्जेक्ट्स में से सबको ही अरेंज कर दोगे तो तरीके n फैक्टोरियल के बराबर। नेक्स्ट हम लोग नोटेशन सीखेंगे कॉम्बिनेशन का। अगर आप लोग सिलेक्शन करना चाहते हैं जिसमें ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं है, तो वो प्रॉब्लम परम्यूटेशन की नहीं होती है, वो होती है कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन क्या होता है, वी से अ कॉम्बिनेशन मीन्स टू सेलेक्ट r ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, प्रोवाइडेड कि n आपके पास r या उससे बड़ा है, होना भी चाहिए। आप n ऑब्जेक्ट्स में से r को सेलेक्ट कर रहे हैं तो n को r से बड़ा होना चाहिए, या फिर n को r के बराबर हो सकता है, तब भी हो सही है। n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से जब आप r ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करेंगे विदाउट रिपीटेशन इन सच अ वे दैट ऑर्डर हैज नो सिग्निफिकेंस, ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन डज नॉट मैटर, तो ऐसे केस में ये प्रॉब्लम जो है वो कॉम्बिनेशन की है, और इसके नंबर ऑफ वेज को हम डिनोट करेंगे NCR से, और NCR का वैल्यू होगा NPR डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, जिसको फर्दर NPR की वैल्यू रख करके आपको मिलेगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n-r फैक्टोरियल। आप लोग देखना कि जैसे मैंने 4 डिजिट ले ली, मान लो ये ले ली, ये मेरा एक कॉम्बिनेशन हो गया। अब मैं इस कॉम्बिनेशन को ऐसे लिखूँ 2 3 1 4, या फिर लिखूँ 1 2 3 4, या फिर 2 3 1 4, तो ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन मेरे अलग थोड़ी हैं अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं तो अगर मैं ऑर्डर को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूं तो ये सब मेरे लिए सेम है। पर इन केस की अगर आपको अरेंजमेंट अलग चाहिए तो ये सब अलग हैं। ओके, तो परम्यूटेशन में अगर आप बात करते हैं तो परम्यूटेशन में ये सब के सब अरेंजमेंट अलग कहलाते हैं, वहां ये सब अलग गिने जाएंगे। पर कॉम्बिनेशन में ये सब के सब एक जैसे ही हैं, क्योंकि ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं है इस बार। तो इसका मतलब ये है कि कॉम्बिनेशन के जो तरीके होंगे वो परम्यूटेशन के तरीकों से कम होंगे। तो इसलिए आपके पास ये क्या आया, NPR डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के तरीकों की संख्या NCR से डिनोट होती है, और NCR होता है NPR डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। अब अपन यहाँ पे कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। आप अगर NCR की
सभी प्रॉपर्टीज को पढ़ना चाहते हैं तो आप वन शॉट वीडियो बाइनोमियल थ्योरम का देख सकते हैं, उसमें इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, एनसीआर क्या होता है, एनसी एन माइनस आर के बराबर होता है। इस प्रॉपर्टी को हम कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी भी कहते हैं। आप इस चीज को समझना कि अगर आप एन ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो उस समय एन माइनस आर ऑब्जेक्ट को एक तरह से रिजेक्ट करते हैं। सिलेक्शन और रिजेक्शन एक साथ चलता है, कुछ को आप सेलेक्ट करते हैं तो उसी समय कुछ को रिजेक्ट भी कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जितने तरीके से आप फॉर एग्जांपल 50 में से 10 को सेलेक्ट कर सकते हो, उतने ही तरीकों से आप 50 में से 40 को उस समय रिजेक्ट कर रहे होंगे। इन दोनों का सम देखो कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। तो जब आपके पास एनसीआर है तो एनसीआर एनसीएन माइनस आर के बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास एनसीआर1 और एनसीआर2 अगर बराबर आ रहा है तो या तो R1 R2 सीधे ही बराबर हो जाएगा, या फिर R1 प्लस R2 आपके पास क्या आएगा, एन के बराबर आ जाएगा। तो एक तो प्रॉपर्टी ये कि एनसीआर एनसीएन माइनस आर के बराबर होता है, और एक प्रॉपर्टी ये कि एनसीआर1 एनसीआर2 बराबर कब होंगे, जब R1 R2 बराबर होंगे या फिर R1 R2 का सम एन हो जाएगा। यहां से अगर आप देखें तो NC0 NCN दोनों 1 होते हैं, NC1 NCN माइनस 1 की वैल्यू n हो जाती है, और NCR प्लस NCR माइनस 1 का सम होता है n प्लस 1 CR। पर अगर आपको चाहते हो कि आप कॉम्बिनेशन की और सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ें जो बाइनोमियल थ्योरम में काम में आती है, तो इसलिए वहां पे पढ़ा रखी है, आप उसको जाकर के रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम का वन शॉट बना हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, इसने कहा कि भाई R निकाल लो। अच्छा, इससे पहले एक फॉर्मूला भी एक बार पढ़ लेते हैं। NCR प्लस NCR माइनस 1, यानी कि ऊपर n है और नीचे क्या है, यहाँ पे R, यहाँ पे R माइनस 1, एक का गैप है, तो ऊपर n प्लस 1 हो गया और नीचे R जो बड़ा वाला है वो आ गया। तो NCR प्लस NCR माइनस 1 का सम होता है n प्लस 1 CR के बराबर। तो आगे क्वेश्चन में इसको यूज करेंगे, तो आप लोग जरा देखना कि ये दिया हुआ है और R निकालने के लिए कहा है, इसको इधर ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, 69C 3R माइनस 1 प्लस 69C 3R, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद राइट हैंड साइड में 69C R स्क्वायर माइनस 1 प्लस 69C R स्क्वायर। देखिए ऊपर सेम है और नीचे एक का डिफरेंस आ रहा है, तो ऊपर एक बढ़ेगा और नीचे क्या आएगा, जो बड़ा है वो आ जाएगा। और यहाँ पे भी आप देखिए नीचे एक का डिफरेंस आ रहा है, ऊपर 69 चल रहा है, एक बढ़ जाएगा और नीचे जो बड़ा है वो आ जाएगा। अब हमें पता है कि NCR1 और NCR2 बराबर कब होते हैं, ये या तो तब बराबर होंगे जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, या फिर इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 69 हो जाएगा। ओके, तो ये दो पॉसिबिलिटीज रहेंगी। यहां से आप सॉल्व करेंगे तो R की वैल्यू क्या आ रही है, यहां से R आपको मिल रहा है 0 या फिर 3, और इससे अपन सॉल्व करके देखें। एक मिनट पहले इसको सॉल्व यहां कर लूँ क्या, R स्क्वायर प्लस 3R माइनस 69 बराबर 0, तो ये बन जाएगा आपका 23 या 69। इससे आपके पास जो R है वो एक्चुअल में फ्रैक्शन में आ रहा है, तो अपन इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि R आपके पास ऐसा आना चाहिए ताकि 3R इंटीजर आ जाए। तो R क्या आ रहा है देखें, 23 इंटू 3, इससे R नहीं निकल पा रहा ना, R इंटू R प्लस 3 इज इक्वल टू 69, तो इससे आपको R मिलेगा नहीं, इसको स्किप कर देते हैं। यहाँ से R क्या निकल रहा है, 0 3, और इसको हम छोड़ देते हैं। 0 नहीं हो सकता R, क्योंकि नीचे नेगेटिव हो जाएगा, 3 हो सकता है, तो अल्टीमेटली R की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, 3 के बराबर आ गई है। क्या इससे कोई आंसर आ रहा है क्या, इससे आंसर नहीं आ रहा, आप देख सकते हैं। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, हालांकि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव तो नहीं आ रहा, लेकिन R ऐसा आएगा, R क्या आना चाहिए, R होना चाहिए ऐसा ताकि 3R इंटीजर बने, और 69 3R से बड़ा होना चाहिए, ये भी इंटीजर बने। तो R को इंटीजर होना चाहिए क्या, आपको इसको स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि इससे आपको R परमिसिबल R नहीं मिल पाएगा। ठीक है, छोड़ देते हैं इसे, आगे बढ़ते हैं। ये दोनों का रेशियो है 11:1, तो अपन को निकालना है n। 2nC3 डिवाइडेड बाय nC3 इक्वल टू 11, 2nC3 हो गया 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2nP3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, और nC3 को क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल अगेन 6 होता है। ये दोनों कट गए, यहाँ से एक n कट जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो बाहर बनेगा 4, 2n माइनस 1, n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 इक्वल टू 11, ये भी कैंसिल। तो आपको यहाँ से मिल गया है, सॉल्व करते हैं इसे, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, और नीचे nC3 है, सॉरी nC3 है तो मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया है। अपन इसको सॉल्व करते हैं, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 अपॉन 6,
ओके, यहाँ लिख देता हूँ। और n(c3) हो गया n इंटू n माइनस वन n माइनस टू अपॉन 3 फैक्टोरियल 6, ये कट जाएगा, एक n चला जाएगा और यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये 4 हो जाएगा बाहर, 2n माइनस वन n माइनस वन डिवाइडेड बाय n माइनस वन n माइनस टू बराबर 11, ये कैंसिल। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं इसमें 8n माइनस फोर बराबर 11n माइनस 22, माइनस 22 को इस तरफ ले जाएं तो 18 बराबर 3n, तो n बराबर 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। नाउ स्टूडेंट्स देखें, आगे बढ़ते हैं इसके बाद सर्कुलर परम्यूटेशन। ओके, तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशन क्या होता है? अगर आप पर्सन्स को या फिर ऑब्जेक्ट्स को एक सर्कल के चारों तरफ बैठाते हैं तो उसके तरीके आपके पास कितने होंगे? वो तरीके आपके पास सर्कुलर परम्यूटेशन है, वो अरेंजमेंट, वो परम्यूटेशन सर्कुलर परम्यूटेशन है। अब देखिए, लीनियर परम्यूटेशन और सर्कुलर परम्यूटेशन में क्या फर्क होता है? लाइन में क्या होता है? लीनियर परम्यूटेशन में अगर आप लाइन में, रो में ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हो तो स्टार्ट भी होता है, उसका एंड भी होता है, राइट? पर सर्कल का कोई स्टार्ट नहीं है, आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो स्टार्ट, ठीक है? इस वजह से टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आते हैं, थोड़ा ध्यान से आपको देखना होगा। अगर n पीपल को एक रो के अंदर, एक सर्कल के अंदर सॉरी, आप अरेंज करते हो n पीपल को, n पीपल डिफरेंट ही होते हैं, कहने की जरूरत नहीं है, तो आप अगर n ऑब्जेक्ट्स को, n पर्सन्स को एक्चुअल में एक रो के अंदर, सर्कल के अंदर सॉरी, अरेंज करते हो तो उसके तरीके आपके पास होंगे n माइनस वन फैक्टोरियल के बराबर। लेकिन अगर आप क्लोक वाइज और एंटी क्लोक वाइज अरेंजमेंट करते हो और उनमें दोनों में डिफरेंशिएट अगर नहीं करना है तो इसका आधा आपको लेना पड़ेगा। अपन कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपने कुछ ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे अरेंज किया, ए बी सी डी ई और एफ को। ये ऑब्जेक्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरह से मुझे ए बी सी डी ई एफ दिख रहा है, और अगर मैं इसी को ऐसे दिखा देता हूं कि यहाँ पे ए है, फिर इसके बाद बी है, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया और ये एफ हो गया। ये दोनों अरेंजमेंट कैसे हैं? डिफरेंट है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सब लोग अगर सेंटर की तरफ देख रहे हैं तो आप देखना कि डी के राइट में कौन बैठा हुआ है, सी, यहाँ डी के लेफ्ट में सी चला गया। दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, आप ये बोल सकते हैं। अगर हमने पर्सन्स को बिठाया है तो ये दोनों अलग अलग अरेंजमेंट है, लेकिन अगर ये एक माला है, फ्लावर को आपने अरेंज करा है, तो इस फ्लावर के अरेंजमेंट को आप ऐसे देखने की जगह ऐसे भी देख सकते हैं। मेरी बात को समझना कि अगर ये गार्लैंड आपके पास है, इसको अगर यूं रिवर्स करके दूसरी तरफ से पहनोगे, जैसे माला है, ये माला हो गई है, इसको आप दूसरी तरफ से पहनोगे, इस माला को दूसरी तरफ से पहनोगे तो ये ऐसी माला आपको दिखाई देगी, ऐसी वाली, आप देख सकते हैं। अगर ये गार्लैंड ऐसे है और आप इसे दूसरी तरफ से घुमा दो ऐसे करके तो ये ऐसे दिखेगी आपको। तो आप एक चीज समझना कि जब माला है तो रिवर्स करके, मतलब दूसरी तरफ से पहनने पर अरेंजमेंट, ये वाला अरेंजमेंट उस वाले जैसा हो रहा है, तो इनको अलग गिनना चाहिए क्या? नहीं गिनना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप क्लोक वाइज और एंटी क्लोक वाइज, क्लोक वाइज और एंटी क्लोक वाइज अरेंजमेंट में डिफरेंस नहीं रखना चाहते हो तो आपको टोटल वेज निकालने के लिए n माइनस वन फैक्टोरियल जो टोटल आ रहे हैं उसका आधा करना पड़ेगा, 2 की जगह 1 ही आपके काम में आएगा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन लेते हैं, देख लेते हैं। एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इज टू बी हेल्ड अमंग 20 डेलीगेट्स बिलोंगिंग टू 20 डिफरेंट कंट्रीज। 20 लोगों को आपको अरेंज करना है, तो कितने तरीके से उनको बिठाया जा सकता है? क्वेश्चन कंडीशन है क्या? They can be seated if two particular delegates are always sitting together. तो 20 लोग हैं, उसमें से ये 2 पर्टिकुलर को एक साथ बिठाना है, तो एक मान लो, और ये 18 को 18 ही मान लेना। 19 लोगों को एक राउंड टेबल के चारों तरफ बिठाने के तरीके हो गए 19 माइनस वन का फैक्टोरियल। लेकिन जिसको आपने एक माना, बांध दिया आपने, इस बंडल में ए बी बी ए बन करके भी अरेंज हो सकते हैं, 2 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकते हैं, तो इंटू 2 फैक्टोरियल भी आपको लिखना पड़ेगा। तो इस फर्स्ट का आंसर ये आ गया, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में, दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है कि उन दोनों को एक साथ नहीं रखना है। तो एक साथ नहीं रखना है तो टोटल तरीके थे बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के जाकर के इतने, उसमें से माइनस कर दो कि वो एक साथ हैं, तो आप लोग देख सकते हैं 19 फैक्टोरियल माइनस 18 फैक्टोरियल इंटू 2, और यहाँ से 18 का फैक्टोरियल कॉमन आएगा, 19 माइनस 2 17 हो गया। ये आपका आंसर आ जाएगा, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। इन हाउ मेनी वेज आर देयर टू सिट एंड मैरिड कपल्स?
मैरिड कपल्स को एक राउंड टेबल के चारों तरफ आपको बिठाना है। मैन और वुमन क्या होने चाहिए, ऑल्टरनेट होने चाहिए। ईच वुमन इज नॉट एडजेसेंट टू हर हस्बैंड, सभी को ऑल्टरनेट बैठना है और कोई भी वुमन अपने हस्बैंड के साथ में नहीं बैठ रही हैं। तो तरीके टोटल कितने होंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। इन हाउ सॉरी ओके, तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हाउ मेनी वेज आर देयर टू सीट एंड मैरिड कपल्स अराउंड अ टेबल सच दैट मैन एंड वुमन आर ऑल्टरनेट। मैन और वुमन को ऑल्टरनेट बैठना है, तो एक काम करते हैं, पहले मैन को बिठा देते हैं। जब मैन को आपने बिठा दिया, मान लीजिए ये एन मैन को आपने बिठाया है, अब इसमें बीच में जो आपको गैप्स दिख रहे हैं वो गैप भी एन ही होंगे। इन गैप के अंदर वुमन को बिठा देंगे तो क्या होगा, सभी वुमन और मैन ऑल्टरनेट हो जाएंगे। लेकिन इसने जो कंडीशन कही है वो क्या है, आपको ऑल्टरनेट तो बिठाना है बट ईच वुमन इज नॉट एडजेसेंट टू हर हस्बैंड, मतलब सारी वुमन हस्बैंड के अपने हस्बैंड के एडजेसेंट में नहीं होनी चाहिए। सारी वुमन, सभी वुमन अपने हस्बैंड के एडजेसेंट में नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि कुछ हो सकती है कि एडजेसेंट हो जाएं पर सब नहीं होनी चाहिए। तो आपको सबको एडजेसेंट करने के तरीके घटाने पड़ेंगे। अब सबको एडजेसेंट करने के तरीके कैसे आप घटाओगे, मान लीजिए कि मैन 1, मैन 2, मैन 3 और ये मैन एन मान लेते हैं। ऐसे करके मैन को आपने बिठाया। अब जब आप सभी मैन को उसकी वाइफ के एडजेसेंट में बिठाना चाहते हैं तो वाइफ को आप इस तरह से बिठा सकते हैं। सपोज करें जैसे कि आपके पास ये हैं W1, W2, W3, WN। एक काम करो, पहले तो एन मैन को बिठा दो मल्टीप्लाइड बाय। अब अगर आप इसको मैन को मान लो फॉर एग्जांपल ऐसे बिठाया, आप ये मान लीजिए कि मैन को आपने ऐसे बिठाया M1, M2, M3, M4, M5, M6, Mn ऐसे करके मान लो। फिर इसके बाद वुमन को भी मैंने एक अलग टेबल पे बिठाया। ओके, देख सकते हैं W1, W2, W3, W4, W5, W6 और फिर बाद में मैंने सीधा WN लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक मिनट थोड़ा सा इसको अपन मैं वापस से ड्रॉ करके दिखा देता हूं, कुछ ज़्यादा बड़ा ड्रॉ हो रहा है। तो अपन यहाँ करते हैं कि आपने एक केस बना लेते हैं कि आपने ऐसे करके मैन को अरेंज कर दिया। कई सारे अरेंजमेंट है, इतने सारे अरेंजमेंट है, उसमें से मैंने एक बनाया है। अब मैं वुमन को भी ऐसे बिठा देता हूं दूसरे किसी टेबल पे, W1, W2, W3, WN ऐसे करके। अब मैं इसको इसके ऊपर फिट कर देता हूं और ऐसे फिट करूंगा कि W1 या तो M1 के लेफ्ट में आए या W1 M1 के राइट में आ जाए। तो एक तरीका तो ये, एक तरीका ये, दो तरीके होंगे जिससे सारे मैन सारी अपनी करस्पॉन्डिंग लेडीज के साथ बैठे होंगे और ऑल्टरनेट भी होंगे, मैन टू मैन वुमन, ऐसे दो तरीके होंगे। तो इनटू 2 कर लें। तो आप लोग देख लें, सबसे पहले तो हमने क्या किया, टोटल वेज निकाले ताकि मैन वुमन ऑल्टरनेट बैठे, और फिर इसके बाद उसमें से हमने क्या किया, सबट्रैक्ट कर लिया क्या कि सारे मैन सारे हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ ना बैठे। ओके, एक बार कंडीशन को जरूर पढ़ लें, ईच वुमन इज नॉट एडजेसेंट टू हर हस्बैंड, हर एक वुमन अपने हस्बैंड के साथ नहीं होनी चाहिए। इसने ये नहीं कहा कि नो वुमन कैन सिट विद हर हस्बैंड, ये नहीं कहा। इसने कहा सबको अपने हस्बैंड के साथ में नहीं बैठना चाहिए। ओके, मतलब सारे लोग नहीं बैठे, सारी लेडीज अपने हस्बैंड के साथ ना बैठे, कुछ बैठे तो इसको कोई इशू नहीं है। तो आप लोग देखना, जब मैन को बिठाया n-1 फैक्टोरियल से, तो उनके एडजेसेंट में उनकी वाइफ को बिठाने के दो तरीके होंगे, एक से रोटेट कर लें, एक ऐसे रोटेट कर लें। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से आंसर है n-1 का फैक्टोरियल। कुछ कॉमन तो आ तो रहा है, लेकिन ठीक है, इतना ही छोड़ देते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ वेज इन विच 10 डायमंड्स कैन बी अरेंज्ड टू मेक अ नेकलेस। नेकलेस बनाना है तो आपको पता है कि नेकलेस को दूसरी तरफ से भी पहनेंगे, उल्टा करके भी पहन सकते हैं, इधर से पहना आपने इधर से ही पहन सकते हैं। तो अरेंजमेंट तो बदला नहीं, क्योंकि वहीं से वैसे का वैसे ही है नेकलेस, तो आधा करना पड़ेगा आपको। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। Find the number of ways in which 6 persons can be seated around a table so that all shall not have the same neighbor in any two arrangements. अब देखना, ये वाला अरेंजमेंट और ये वाला सबके नेबर, और इसमें सबके नेबर, हर एक का नेबर यहाँ पे जो है वो यहाँ पे भी है,
सबके नेबर सेम है यहाँ पे दोनों केसेस के अंदर, पर आपसे कहा गया इस क्वेश्चन के अंदर कि सबके नेबर सेम नहीं होने चाहिए, किसी ना किसी का नेबर बदल जाना चाहिए। तो 8 लोगों को बिठाएंगे, 6 लोगों को सॉरी, 6 - 1 फैक्टोरियल से, और क्योंकि आपको पता है कि क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज दो सेंस में जब आप इसे अरेंज करते हैं तो सबके नेबरहुड तो सेम रहते हैं, हाँ राइट वाला लेफ्ट में चला जाता है और लेफ्ट वाला राइट में चला जाता है, बस यही फर्क होता है। तो आपको यहाँ पे क्योंकि कहा गया कि दो ऐसे अरेंजमेंट आपको काउंट नहीं करने हैं जिसमें सबके नेबरहुड सेम हो जाएं, तो आपको टोटल सही करने के लिए इसको 2 से डिवाइड करना होगा, ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ऑल पॉसिबल सिलेक्शंस। मान लीजिए कि आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और उनमें से आपको सिलेक्शन करने हैं कितने भी n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से या तो आप 0 सेलेक्ट करेंगे या 1 या 2 या 3 या फिर n, तो ये आपके पास तरीके टोटल हो जाएंगे 2 की पावर n, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2, क्योंकि या तो आप 0 सेलेक्ट करेंगे या फिर 1 या 2 या n, आइदर और के लिए आपको पता है कि प्लस लगाना होता है। टोटल तरीके आपके पास हो गए हैं 2 की पावर n। अगर इसमें नॉन एम्प्टी सिलेक्शन आपको करना है तो एम्प्टी सिलेक्शन का तरीका nc0 आपको घटाना पड़ेगा, nc0 1 होता है, तो नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सिलेक्शन है 2 की पावर n-1। तो टोटल आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और उनमें से चाहे जितने अगर सेलेक्ट करने हैं तो 2 की पावर n तरीके होंगे, लेकिन अगर नॉन एम्प्टी सिलेक्शन करना है तो 2 की पावर n-1 तरीके आपके पास हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर हमें n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स दे दिए जाएं, एक जैसे ऑब्जेक्ट्स, तो ऐसे केस में 0 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का भी एक ही तरीका है, एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का भी एक ही तरीका है, 2 सेलेक्ट करने का भी एक ही तरीका है, तो 1 + 1 + 1 + 1 n+1 बार हो गया एक तरह से। तो 0 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का भी एक तरीका है, एक को सेलेक्ट करेंगे तो भी एक, 2 सेलेक्ट करने का भी एक क्यों भाई? आप सोचो ना कि अगर आपके पास 10 बॉल एक जैसी हैं तो उसमें से एक बॉल सेलेक्ट करने का एक ही तरीका है, आप दूसरी बॉल ले लोगे तो फिर पहली बॉल जो आपने सेलेक्ट करी उसमें डिफरेंस कैसे कर पाओगे? एक ही तरीका कहलाएगा, ठीक है। 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का भी एक ही तरीका, 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का भी एक तरीका, और ऐसे ही n ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का भी एक तरीका। तो टोटल आपके पास हो गए n+1 तरीके। लेकिन अगर आपको नॉन एम्प्टी सिलेक्शन चाहिए तो ये 0 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का एक तरीका आपको घटाना पड़ेगा, तो तरीके हो जाएंगे n। तो इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट 1 वावल एंड 1 कॉन्सोनेंट फ्रॉम द वर्ड ट्रिपल। तो आप देखना, एक तो T है, इसमें R है, P है, L है, और 2 वावल इसमें है I, E। ये तो हो गए कॉन्सोनेंट्स और ये आपके पास हैं वावल्स। 2 वावल अलग अलग हैं, 4 कॉन्सोनेंट अलग अलग हैं। आपको कम से कम एक वावल लेना है, इसके तरीके हो जाएंगे, और कम से कम एक कॉन्सोनेंट है, सॉरी ये तो, और कम से कम एक वावल भी सेलेक्ट करना है, उसके तरीके आपके पास ये हो जाएंगे 4 - 1 3, 45 तरीके हैं कम से कम एक वावल और कम से कम एक कॉन्सोनेंट को सेलेक्ट करने के। तो टोटल तरीके आपके पास ये आ जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। देयर आर 3 बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स, 4 बुक्स हैं आपके पास साइंस की, ओके, और 5 बुक है लिटरेचर की। हाउ मेनी डिफरेंट कलेक्शन कैन बी मेड, ओके, can be made such that each collection consists of 1 book of each subject। हर सब्जेक्ट की कम से कम, हर सब्जेक्ट की आपको एक बुक लेनी है। एक्चुअल में यहाँ पे इसने एक मेंशन नहीं किया है, बुक्स आर ऑल डिफरेंट, बुक्स आर ऑल डिफरेंट क्वेश्चन में दिया हुआ होना चाहिए। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। आपके पास यहाँ पे टोटल जितनी भी बुक्स हैं उसमें से एक बुक लेनी है हर सब्जेक्ट की, और बुक्स अलग अलग हैं, तो एक बुक लेनी है। तो पहले क्वेश्चन के अंदर क्या करें, एक तो ले लो मैथ्स, एंड एक ले लो साइंस 4 में से, एंड एक ले लो लिटरेचर। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, एटलीस्ट 1 बुक चाहिए हर तरह की। तो 2 की पावर 3 तरीके हैं ऑल पॉसिबल सिलेक्शन के, पर कम से कम एक लेनी है। तो मैथमेटिक्स की कम से कम एक लेने के तरीके हो गए, एंड उसके बाद साइंस की बुक्स का नॉन एम्प्टी सिलेक्शन करना है, कम से कम एक बुक का सिलेक्शन करना है, और लिटरेचर की 5 बुक में से कम से कम एक बुक सेलेक्ट करनी है। फिर इसके बाद तीसरे पार्ट पे आ जाते हैं। तीसरा पार्ट क्या है, कम से कम एक बुक लिटरेचर की चाहिए। अब कम से कम एक बुक लिटरेचर की चाहिए, तो इन 7 बुक में से 4 और 3 7 बुक में से तो आप कितनी भी ले सकते हो, 2 की पावर 7, ओके, या आप ऐसे लिख सकते हो कि 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, और लिटरेचर की कम से कम एक बुक आपको चाहिए। तो इतने तरीके हो जाएंगे। ये तो हो गया आपका आंसर 60। ये आ गया 8 - 1 7, 16 - 1 15, 32 - 1 31, 8 16, और ये हो गया आपका
15। इसको फर्दर कैलकुलेट करके आप आंसर पे पहुंच सकते हो। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आपके पास है एक नंबर और इसके हमें निकालने हैं डिवाइजर्स। नंबर है 35700। इस नंबर के मैंने फैक्टर्स करे तो देखो कि क्या आता है इसके फैक्टर्स। आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है अभी इसको देख लेते हैं। ओके तो इसके डिवाइजर्स हमें गिनने हैं, तो पहले तो इसके फैक्टर्स करते हैं। 100 देखें इसमें 3 इंटू 119 और ये 100 हो गया, ऐसे लिख सकते हैं। और इसके फैक्टर्स करेंगे तो आपको मिलेगा 17 7 जा 119। ठीक है, एंड 100 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर 2 की पावर 2 5 की पावर 4। ठीक है, तो क्या बन गया 2 की पावर 2 3 की पावर 1 5 की पावर 4 7 की पावर 1 और 17 की पावर 1। तो इस नंबर के मैंने कर दिए हैं प्राइम फैक्टर। अब अगर आपको डिवाइजर बनाने हैं, डिवाइजर कैसे बनाएंगे? डिवाइजर में क्या होगा, 2 की कुछ पावर होगी, 3 की भी होगी, चाहे 0 ही क्यों ना हो। तो उस डिवाइजर को बनाने के लिए 2 की पावर 0 1 2 तीन तरीके से 2 की पावर चूज कर सकते हैं। 3 की पावर ले सकते हैं, उसमें 0 या 1 दो तरीके। 5 की पावर 0 से लेकर 4 5 तरीके, दो तरीके 4 पंजे 20 40 120। आप देख सकते हैं कुल मिला के 120 डिवाइजर होंगे। प्रॉपर डिवाइजर कितने होंगे? प्रॉपर डिवाइजर कैसे निकालोगे? ये खुद भी तो डिवाइजर है इसका, है ना, यानी कि एक अकेला खुद भी एक डिवाइजर भी है। ओके, तो वो खुद जो डिवाइजर है उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर डिवाइजर। तो प्रॉपर डिवाइजर गिनने के लिए आपको उस एक को हटाना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर में से, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। फिर इसके बाद तीसरे पार्ट पे चलते हैं, नंबर ऑफ इवन डिवाइजर। अब जो डिवाइजर है वो इवन कब बनेगा? जब उसके प्राइम फैक्टर में से कम एक पावर 2 की होनी चाहिए। जो इवन डिवाइजर होता है, इवन डिवाइजर के प्राइम फैक्टर करने पर 2 की कम से कम एक पावर उसमें होनी चाहिए। तो 2 की पावर चूज करेंगे दो तरीके से, एक या दो पावर ले लेंगे। 3 की पावर 0 या 1 दो तरीके से। 5 की पावर 0 से लेकर 4 तक ले सकते हैं 5 तरीके से, फिर दो तरीके हो जाएंगे, फिर दो तरीके हो जाएंगे। तो 4 पंजे 20 और 4 80। 80 डिवाइजर आपके पास कैसे हैं? इवन है। तो ऑड कितने हैं? 120 टोटल थे, 80 हटा लो 40 बचेंगे। और अगर अपन डायरेक्ट करना चाहें तो आप ऑड डिवाइजर में क्या होगा, 2 की कोई पावर नहीं होगी, 0 पावर होगी। तो 3 की पावर कितनी हो सकती है? 1 0 या 1 दो तरीके। 5 की पावर 0 से 4 5 तरीके। और ऐसे 7 और 17 की पावर 4 पंजे देखें 40 आ गए इससे भी। ठीक है, तो 40 डिवाइजर्स आपके पास कैसे हैं? ऑड हैं। अब इसके बाद चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं कि जो सारे डिवाइजर्स हैं उनका सम क्या होगा। अगर आपको सारे डिवाइजर्स का सम चाहिए इसके, तो आपको ये याद रखना है फॉर्मूला कि 2 की पावर 0 से लेकर के 2 की पावर 2 तक जोड़ के मल्टीप्लाई करो। 3 की पावर 0 से 3 की पावर 1 तक के सम को मल्टीप्लाई करो। 5 की पावर 0 से लेकर के 5 की पावर 0 से लेकर के 5 की पावर 4 तक के सम को। ओके, और इसके बाद 7 की पावर 0 से लेकर के 7 की पावर 1 तक के सम को, एंड देन 17 की पावर 0 से लेकर के 17 की पावर 1 तक के सम को मल्टीप्लाई करो। मैं आपको इससे बता दूं कि जब आप इसे एक्सपैंड करोगे ना, बिना मल्टीप्लाई बिना मतलब इवेल्युएट किए इसको एक्सपैंड करोगे, तो हर टर्म एक डिवाइजर है और वो सब जुड़ती हुई आपको दिखाई देंगी। तो आप इसे इस तरह से सॉल्व कर लें, 4 2 6 और 1 7, 3 और 1 4, और ये आ गया आपके पास 625 125। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 625 125 हो गया 750 और 25। इसको पूरे को कैलकुलेट आप लोग कर लें। 625 125 हो गया 650 750 775 780 786। ठीक बात है। फिर इसके बाद ये हो गया आपके पास 8 और ये हो गया 1 और 17 18। ये पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स आ जाएगा। तो ऐसे करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें क्या चाहिए? इसके परफेक्ट डिवाइजर्स कितने हैं। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर के प्राइम फैक्टर अगर आप देखेंगे तो एवरी प्राइम की पावर उसमें इवन रहेगी। तो 2 की पावर 0 और 2 आप ले पाएंगे, दो चॉइस। 3 की पावर 0 2 4 तीन चॉइस। 5 की पावर 0 2 4 6 चार चॉइस। 7 की पावर 0 2 4 6 8 पांच चॉइस। तो आपको 5 चौक 20 या 60 120 परफेक्ट स्क्वायर डिवाइजर्स इस नंबर के तो इस तरीके से किया जा सकता है। नाउ देखिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट हम लोग लेंगे डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अगर आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं तो उन्हें आप अलग अलग पार्ट में डिवाइड कैसे करते हैं। 6 डिफरेंट बुक्स हैं।
और आपको इसे 3 बच्चों में बांटनी है, 2 2 2 करके। तो आप क्या करोगे, पहले तो करोगे स्टेप 1, आप बनाओगे पार्टीशन करोगे, पहले बंटवारा करोगे। ओके, पार्टीशन कैसे करोगे, 2 2 2 करके। तो 6 में से 2 सेलेक्ट कर लो, एक टुकड़ा बन गया 2 का एक बंडल बन गया 2 बुक का। फिर बची 4 में से और 2 का बंडल बनाओ, और बची 2 में से और 2 का बंडल बनेगा। अब इसमें क्या हो गया कि एक साथ 2 ले ली, फिर एक साथ 2 ले लिए, एक साथ और 2 ले लिया हमने। मान लीजिए कि आपके पास ये 6 बुक्स हैं, हमने जब इस तरह से 2 लिया, फिर रिमेनिंग में से 2 लिया, फिर रिमेनिंग में से 2 लिया, तो ऐसे 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 ये 2 के बंडल बन सकते हैं। पर ये बंडल ऐसा भी बन सकता है कि पहले सी डी बन जाए, फिर ए बी बन जाए, फिर ई एफ बन जाए। तो आप देखिए बंटवारा ये और ये अलग नहीं है, 3 फैक्टोरियल तरीकों से एक ही बंटवारा अलग अलग जगह पे अरेंज हो रहा है, पर अरेंजमेंट तो हम अभी देख नहीं रहे, तो इसलिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा बाय 3 फैक्टोरियल से। अब स्टेप 2 लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। जो आपने 3 बंडल बनाए उनको डिस्ट्रीब्यूट भी तो करोगे 3 फैक्टोरियल तरीकों से, तो इनटू 3 फैक्टोरियल कर लेना। तो आपके पास तरीके कितने हो गए, 6c2 4c2 2c2। एक काम करते हैं, पहले इसको मैं सिंप्लीफाई करके दिखाता हूं कि ये क्या आ रहा है। ये एक्चुअल में बन रहा है 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। 4c2 क्या होता है, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। फिर इसके बाद 2c2 तो 1 ही हो जाता है, तो नीचे केवल 3 फैक्टोरियल बचा, ये कट गया, ये कट गया। तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल का क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 6 ऑब्जेक्ट को आपने 2 2 और 2 के बंडल में कन्वर्ट किया, तो तरीके हो गए 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल का क्यूब। और क्योंकि तीनों का साइज सेम था तो 3 फैक्टोरियल आपने एक्स्ट्रा लिखा है। अब आपके पास टोटल वेज निकालना है, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल। ये तो हो गया पार्टीशन, और इस पार्टीशन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो 3 फैक्टोरियल तरीके से हो जाएगा। तो ऐसे करके सॉल्व किया जा सकता है। तो ये तो हमने फर्स्ट पार्ट को कर लिया है। अब इसके बाद दूसरे पार्ट में चलते हैं। 6 बुक को आपको 1 2 और 3 के बंडल में पहले कन्वर्ट करना है। 6 में से 1 चूज कर लो, फिर बची 5 में से 2 चूज कर लो, फिर बचे 3 में से 3 चूज कर लो। इस बार आपके बंडल का साइज अलग अलग है। मान लीजिए पहले 1 ले लिया, फिर अगली बार 2 ले लिए, और अगली बार 3 ले लेते हैं, डी ई एफ। अब यहाँ अरेंजमेंट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 1 है वो 2 है, वो 2 वाला 1 पे नहीं आएगा, क्योंकि पहले 1 ले रहे हैं, फिर 2 ले रहे हैं, फिर 3 ले रहे हैं। तो यहाँ अरेंजमेंट नहीं हो रहा, तो आपको किसी से डिवाइड नहीं करना है। तो स्टेप 1 तो ये हो गया। और स्टेप 2 क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। 3 फैक्टोरियल तरीकों से इन 3 बंडल को बांट सकते हैं। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये बनेगा 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो टोटल आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ये आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 2 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल। तो आपको एक चीज समझ में आई होगी कि अगर आप 12 ऑब्जेक्ट को 3 3 3 3 के बंडल में बांटना चाहते हो तो तरीके होंगे इतने। 4 फैक्टोरियल से डिवाइड क्यों किया, चारों का साइज सेम है, उनका अरेंजमेंट हो रहा है, उसको आपको रोकना है, अरेंजमेंट नहीं करना है। तो 4 फैक्टोरियल से आपने डिवाइड कर दिया। पर 12 ऑब्जेक्ट को अगर आप 2 2 3 3 6 7 8 9 10 और एक और ले लेते हैं 2, ऐसे बांटना चाहते हो तो तरीके कितने होंगे। अभी मैं केवल बंटवारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूँ, केवल पार्टीशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो 12 को आपने 2 2 2 और 3 3 के बंडल में बांटना है, पर 3 के बंडल के साइज सेम है और 2 के सेम है, तो उनके फैक्टर से आपको डिवाइड करना है। और एक लास्ट केस लेते हैं कि अगर 12 को आप ऐसे बांट रहे हो कि एक में 3 आ जाए, एक में 4 आ जाए, एक में 5 आ जाए, तो इसकी बंटवारे के तरीके आपके पास ये हो जाएंगे। थोड़ा सा इसको केयरफुली आपको समझना है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पीछे डिराइव करके दिखाया, वैसे आप चाहें तो इसे डिराइव कर सकते हैं और आप आंसर पे पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स व्हेन ग्रुप साइजेस आर नॉट फिक्स्ड। अभी तक हमने ये लिया था कि आपको 12 ऑब्जेक्ट है डिफरेंट, 4 3 4 4 4 में बांटना है, या फिर 2 6 और 4 में बांटना है, 2 6 4 में बांटना है। अलग अलग साइजेस आपको दे रखे थे, यानी कि साइजेस अभी तक फिक्स थे। अब हम लेंगे कि अगर साइजेस फिक्स नहीं है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का, तो कैसे करेंगे जब साइजेस ऑफ ग्रुप्स आर नॉट फिक्स्ड। सबसे पहले फर्स्ट केस लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं और उनमें से सभी को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है r लोगों के बीच में। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अमंग r पर्सन्स। मान लीजिए कि आपके पास ऑब्जेक्ट्स है O1 O2 O3 ON।
अब आपको इन सभी ऑब्जेक्ट्स को बांटना है आर लोगों के अंदर, आर लोगों को देना है ये ऑब्जेक्ट्स। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट देने के लिए आर चॉइस होंगी, सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए भी आर चॉइस होंगी, ऐसे ही लास्ट nth ऑब्जेक्ट को देने के लिए भी आपके पास आर चॉइसेस होंगी, यानी कि आर इंटू आर एन टाइम्स आपको आर लिखना पड़ेगा, यानी कि टोटल वेज आपके पास हो गए हैं आर की पावर एन। तो आर की पावर एन तरीके से आप टोटल ऑब्जेक्ट्स को दे सकते हैं। यहाँ पे हमने एम्प्टी ग्रुप भी अलाउ किए हैं, यानी कि हम किसी को जीरो ऑब्जेक्ट भी दे सकते हैं। कैसे होता है, अगर आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं तो हर एक ऑब्जेक्ट को बांटने के लिए आपके पास r चॉइस है। मान लीजिए कि मेरे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो O1 को दूंगा मैं r में से किसी एक पर्सन को, O2 के लिए भी मेरे पास r चॉइस है, हर एक के लिए मेरे पास r चॉइस है। तो यहाँ पे अगर मैं सारे ऑब्जेक्ट बांट देता हूं तो टोटल नंबर ऑफ वेज में ऐसे कई सारे वेज होंगे जिसमें कोई पर्सन ऐसा होगा कि किसी को जीरो ऑब्जेक्ट मिल रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है, यानी कि जीरो ऑब्जेक्ट्स भी मिले होंगे, ऐसे चॉइसेस भी आपके पास आई होंगी। ओके, तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अभी हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया था एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का, और ये ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमने इस तरीके से किया था कि साइजेस ऑफ ग्रुप फिक्स थे। इस तरह से था कि जैसे फॉर एग्जांपल 12 ऑब्जेक्ट को आपको डिफरेंट 12 ऑब्जेक्ट को क्या करना है, 4-4 के बंडल में, 3 बंडल में कन्वर्ट करना है, ग्रुप में डिवाइड करना है और उसके बाद 3 लोगों के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। या फिर इस तरह के एग्जाम्पल थे कि 12 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आपको 2, 4 और 6 के बंडल में कन्वर्ट करना है और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो ये हमने आपको बताया था कि जब ग्रुप साइजेस फिक्स कर रखे थे तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, अभी हमने पढ़ा। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आपको r लोगों के बीच में बांटना है, पर इस बार ग्रुप के साइजेस फिक्स नहीं है, यानी कि किसी को भी कितना भी मिल सकता है, तो कैसे करेंगे। मान लीजिए कि आपके पास ऑब्जेक्ट्स के नाम है O1, O2, O3 और OM, और जो पर्सन है आर पर्सन्स के बीच में इन ऑब्जेक्ट्स को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है और किसको कितना मिलेगा कुछ भी फिक्स नहीं है। आप चाहे जैसे बांट सकते हैं, आपको तरीके गिनने हैं, हर तरह के डिस्ट्रीब्यूशन के, हर तरह के ग्रुप साइजेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो ऐसे केस पे आपके पास तरीके क्या होंगे, हम क्या करेंगे, सपोज करें कि मेरे पास, आप मान लें मेरे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, आप मेरे सामने 8 लोग बैठे हुए हैं और सभी को मुझे ऑब्जेक्ट्स बांटने हैं। अब मैं ऑब्जेक्ट कैसे बांट सकता हूं, क्योंकि मेरे पास कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, मैं किसी को भी कितने भी ऑब्जेक्ट दे सकता हूं। तो जब मैं O1 ऑब्जेक्ट को बांटने चला गया तो मेरे पास R चॉइसेस है, मैं आप में से किसी को भी दे सकता हूं। और जब मैं O2 ऑब्जेक्ट को बांटने के लिए जाऊंगा तो फिर से मेरे पास R चॉइस रहेंगी, क्योंकि जिसको मैंने O1 ऑब्जेक्ट दिया उसको मैं O2 दे सकता हूं फिर से, तो यानी कि फिर से मेरे पास R चॉइस होंगी। एंड सिमिलरली एवरी ऑब्जेक्ट को बांटने के लिए मेरे पास R चॉइस है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आपके पास कितने हो गए, R टू द पावर n हो गए हैं। तो आप लोग को यहां पे समझना है कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को जब आप r लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करोगे विदाउट एनी कंस्ट्रेंट, चाहे जैसे बांटो, किसी को भी कितना भी मिले, किसी को जीरो भी मिल जाए, हर तरह के डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको करने हैं तो टोटल वेज आपके पास क्या हो गए, r की पावर n हो गए। पर अगर आपको ये चाहिए कि किसी को जीरो ना मिले, यानी कि एम्प्टी ग्रुप आपको अलाउ अगर नहीं करना है, इसका मतलब ये है कि हर एक पर्सन को कम से कम एक ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए, और ये तभी हो सकता है जब n क्या हो, r से या तो बड़ा हो जाए या फिर बराबर हो जाए। मान लीजिए कि आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और आप r लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, और ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको ऐसा चाहिए कि सबको कम से कम एक मिले। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है। आप लोग इस फॉर्मूले का डेरिवेशन क्लास में पढ़े हुए हो, मैं आपको डिराइव करके अभी नहीं बता पाऊंगा, तो आपको इसे अभी याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, बहुत आसान है, RC0, RC1, RC2, RC3, RC R-1 तक लिखो और इन दोनों के डिफरेंस की पावर n, R-0 की पावर n, R-1 की पावर n, R-2 की पावर n, R-3 की पावर n, और इसमें से इसको हटाएंगे तो 1 की पावर n, R-1 करेंगे, R में से R-1 घटाएंगे तो 1 की पावर n हो जाएगा। तो आप लोग देखें कि यहाँ पे ये एक्चुअली -1 टू द पावर n इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपके पास यहाँ पे साइन ऑल्टरनेट चल रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट में प्लस आ रहा है, जब 0 है माइनस आएगा, अगर यहाँ 1 है तो 2 है तो यहाँ प्लस आ रहा है, 3 है तो माइनस आ रहा है, यहाँ पे R-1 है तो पावर एक्चुअल में यहाँ पे R-1 लिखनी पड़ेगी आपको, -1 की पावर R-1 यहाँ पे एक्चुअल में लिखेंगे। यहाँ पे आपको लिखना होगा -1 की पावर R-1, ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है। तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को आपको r लोगों में बांटना है और सबको कम से कम एक मिले, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि इस तरीके से आप नंबर ऑफ वेज निकाल सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला याद करना आसान है, मैंने आपको बताया कि आप RC0 से लेकर के RC R-1 तक लिखो और डिफरेंस की पावर n लगा दो, R-0 की पावर n, R-1 की पावर n, R-2 की पावर n एंड सो ऑन, साइन चलेगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन वैसे इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से दिया जाता है, लेकिन उसमें अपन इतना टाइम अभी दे नहीं पाएंगे, आप चाहें तो नोट से देख करके इसका प्रूफ समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन इसके ऊपर।
नाउ देखिए इसके बाद आगे मूव करते हैं, आपके सामने क्वेश्चन है उसको देख लें। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड डिफरेंट प्राइजेस। तो आपके पास यहाँ पे एंड डिफरेंट प्राइजेस हैं, ओके। एंड डिफरेंट प्राइजेस को आपको बांटना है किसमें, एम लोगों के अंदर, और एम लोग नंबर ऑफ प्राइस से क्या है, कम है। इफ ईच इज एंटाइटल्ड टू रिसीव एट मोस्ट n-1 ऑब्जेक्ट्स, n-1 प्राइजेस। तो आप लोग देखना कि अगर मैं प्राइजेस को बोल देता हूं P1, P2 और Pn, तो ये वाला प्राइस देने के लिए मेरे पास m चॉइसेस हैं, क्योंकि आप लोग m लोग बैठे हुए हैं और मेरे पास n प्राइजेस हैं। तो फर्स्ट प्राइस को देने के लिए मेरे पास m चॉइस है, सेकंड के लिए m चॉइस है, और ऐसे हर एक के लिए मेरे पास m चॉइस होंगी। तो टोटल मेरे पास हो गया m⁻n। पर ये नंबर ऑफ वेज टोटल आ गए, बिना किसी कंस्ट्रेंट के नंबर ऑफ वेज ये आएंगे। आपको इसने कहा कि सारे के सारे प्राइस ऐसे बांटो ताकि किसी को भी ज्यादा से ज्यादा n-1 मिल जाए, n-1 प्राइजेस मिल जाए। तो n-1 प्राइजेस ज्यादा से ज्यादा मिलने चाहिए, यानी कि उससे ज्यादा नहीं मिलने चाहिए। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल में से माइनस करेंगे कि one person gets n प्राइजेस। तो n से ज्यादा तो किसी को मिल नहीं सकते, और आपको n से n-1 से ज्यादा किसी को देने नहीं है। तो n प्राइजेस देने के तरीकों को माइनस कर दे, तो टोटल तो आपके पास कितना आ गया, m⁻n, और सारे प्राइस किसी एक को मिलेंगे तब जाकर के उसको n प्राइजेस मिल पाएंगे। तो इसका मतलब सारे प्राइस आपने उठाए, मैंने सारे प्राइस उठाए, और एक जने को देना है मुझे, तो इसके तरीके आपके पास कितने हो जाएंगे, इसके तरीके हो जाएंगे m, क्योंकि मेरे सामने m लोग बैठे हुए हैं और मैंने सारे प्राइस एक ही जने को देना है, तो मेरे पास m चॉइसेस होंगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं m⁻n-m, तरीके आपके पास हो जाएंगे। अब इसके बाद देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कैन बी कैप्ड इनटू 2 आइडेंटिकल बॉक्सेस सो दैट नो बॉक्स रिमेन एम्प्टी। तो आपको यहाँ पे n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, और ये ऑब्जेक्ट्स क्या करने हैं, 2 आइडेंटिकल बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आपके पास हैं, और इन्हें आपको 2 बॉक्सेस में डालना है, एक बॉक्स और ये दूसरा बॉक्स हो गया। दोनों बॉक्स कैसे हैं, आइडेंटिकल है, उसमें आपको डिफरेंशिएट आप नहीं कर सकते, एक जैसे बॉक्सेस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, तो हर एक ऑब्जेक्ट को देने के लिए आपके पास 2 तरीके होंगे। अब इसमें से आप वो तरीके माइनस कर दें जो आपको नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए आपको, ये नहीं चाहिए कि किसी को भी 0 मिल जाए। किसी भी एक पर्सन को 0, एक बॉक्स को 0 ऑब्जेक्ट देने के तरीके कितने होंगे आपके पास, 2 तरीके हैं, कि आपको इसको कुछ भी नहीं देना है, सारे इसमें डाल दिए, या इसको कुछ भी नहीं दिया, सारे इसमें डाल दिए। तो टोटल तरीके आपके पास हो गए हैं 2n-2। लेकिन आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि दोनों बॉक्सेस जो है वो कैसे आइडेंटिकल है, तो किस बॉक्स को क्या मिला ये फर्क नहीं पड़ेगा, बस एक्चुअल में आपको इसके 2 पार्टीशन ही करने हैं। तो इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि कुछ ऑब्जेक्ट इसको मिले, रिमेनिंग इसको मिल गए, तो जो इसको मिले हैं और इसको मिले हैं, अगर इंटरचेंज करने से जो वे आ रहा है वो भी इसमें गिनने में आ चुका है, तो आपको तो वो गिनने नहीं है। इसका मतलब टोटल वेज का आपको आधा करना पड़ेगा। तो आपका आंसर ये रह जाएगा। इसमें आप लोग को ऑब्जर्व करना होगा कि अगर आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को 2 बॉक्सेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है, आइडेंटिकल बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हर ऑब्जेक्ट को बांटने के लिए आपके पास 2 चॉइसेस है कि इसमें डाल दो या फिर इसमें डाल दो। लेकिन आपको इसमें यह भी कहा गया है कि बॉक्सेस आइडेंटिकल है, तो जो टोटल तरीके आपके पास है 2n-2, उसको आपको आधा करना पड़ेगा, क्योंकि कौन से बॉक्स में क्या ऑब्जेक्ट गया ये फर्क नहीं पड़ रहा, बस आपके पास दोनों एक जैसे बॉक्सेस हैं, तो इसमें गया और रिमेनिंग इसमें गया। इंटरचेंज करने से जो वे बनेगा उन दोनों वेज में से एक वे को आपको गिनना है, इसका मतलब टोटल का आपको हाफ करना पड़ेगा, तो वो हमने यहाँ पे कर लिया है। नाउ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स अमंग आर पर्सन। मान लीजिए कि आपके पास कुछ एक जैसे ऑब्जेक्ट्स हैं, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं एक जैसे, तो उसे आप आर लोगों में कैसे बांटोगे। अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, आर लोगों में कैसे बांटोगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि आपके पास एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं और उन्हें आप आर लोगों में कैसे बांटोगे। दोनों तरह के प्रॉब्लम में क्या फ़र्क है, जब ऑब्जेक्ट एक जैसे होते हैं तो कौन सा ऑब्जेक्ट किसके पास गया ये मैटर नहीं करेगा, मैटर क्या करेगा कि किसके पास कितने ऑब्जेक्ट गए, है ना, बस ये संख्या मैटर करेगी। और जब ऑब्जेक्ट सारे डिफरेंट थे तो ये भी मैटर करता था कि कौन सा ऑब्जेक्ट किसके पास गया, ओके, तो ये भी मैटर वहां पे कर रहा था। तो इस तरह की प्रॉब्लम में कैसे डील करना है इसको समझने के लिए ये एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे क्या दिया हुआ, देखिए एक बार पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। Find the number of ways to distribute 10 identical toffees among 4 children.
10 आइडेंटिकल टॉफीज को 4 बच्चों के अंदर बांटना है, ओके, और ऐसे बांटना है कि कोई कंस्ट्रेंट है नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए एक मेथड यूज करेंगे जिसका नाम मैं रखता हूं बॉल एंड स्टिक मेथड। बॉल एंड स्टिक मेथड, इस मेथड में क्या होता है कि आपके पास जितने ऑब्जेक्ट है ना, जितने आपको बांटने हैं उतनी बॉल्स बना लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपको जितने ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को बांटना है उतनी बॉल्स आप बना लें। और बॉल्स इसका मतलब आपके पास कितनी हो गई, नंबर ऑफ बॉल्स 10 हो गई। और रखें इसके बाद आप स्टिक्स, अगर आपने 2 स्टिक रखी तो देखो 1 2 3 पार्ट में बॉल्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि चाइल्ड 1 को, चाइल्ड 2 को और फिर चाइल्ड 3 को इतना मिलेगा। अब ये 2 स्टिक आप यहां की जगह यहां रख दोगे तो क्या होगा, चाइल्ड 1 को 4 मिला, 2 को 0 मिला, 3 को बचे हुए 6 मिल गए। और अगर आपने ये स्टिक यहां ना रख करके यहां रखी होती तो चाइल्ड 1 को कितनी बॉल मिलेगी, 6, 2 को 2 और थर्ड चिल्ड्रन को, चाइल्ड को 2 मिल जाएगी। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। और अगर आपने दोनों स्टिक को यहां रख दिया तो चाइल्ड 1 को 10 मिले और 2 और 3 को 0 मिले। तो आप देख सकते हैं कि जब आप 10 बॉल और 2 स्टिक्स को रखते हो, 10 बॉल और 2 स्टिक्स को अगर आप अरेंज करते हो एक रो के अंदर, तो ऐसे केस में हर तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा टॉफीज का, 10 टॉफीज का, 10 आइडेंटिकल टॉफीज का अमंग 3 चिल्ड्रन। तो आपके पास नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 10 तो हैं आपके पास बॉल्स, 10 और 2 12 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के तरीके हो गए 12 फैक्टोरियल। और 10 क्योंकि एक जैसी बॉल्स हैं और 2 एक जैसी स्टिक्स हैं तो नीचे 2 और 10 के फैक्टर लिखेंगे और ये आपके पास अल्टीमेटली क्या बन गया, 12C2 बन गया। अब 12C2 को लिखा जा सकता है 10 प्लस 3 माइनस 1 C2, 10 प्लस 3 माइनस 1 C, 3 माइनस 1, यानी कि n ऑब्जेक्ट को जब r लोगों में बांटोगे तो कितने तरीके आपके पास होंगे, n प्लस r माइनस 1 CR माइनस 1। ये फॉर्मूला आपके पास बन जाता है। एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को अगर r लोगों के बीच पे आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो इस तरीके से कि सबको कम से कम एक ऑब्जेक्ट जरूर मिले, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, सबको पहले एक एक ऑब्जेक्ट दे देंगे। तो आप सेकंड पार्ट में चलते हैं, देखें सबको पहले एक एक दे दो, क्योंकि इस बार आपको क्या करना है, 10 बॉल को, 10 टॉफी को 4 लोगों में बांटना है। तो सबको कम से कम एक देने के लिए कहा है, तो सबको पहले एक एक टॉफी पकड़ा दो। उसके बाद जब आप टॉफी देने जाओगे तो सबको कम से कम एक तो मिल ही चुका है, और अब और जो मिलेगा तो वो और एड ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ बॉल्स क्या लेंगे, नंबर ऑफ बॉल्स लेंगे 10 माइनस 4, 6 लेंगे। और इसके बाद नंबर ऑफ स्टिक्स तो आपके पास कितनी आएगी, 2 ही आएगी। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है उससे एक कम आपको मिलेगी। तो इसका मतलब हो गया कि नंबर ऑफ वेज आपके पास कैसे होंगे, 6 बॉल और 2 स्टिक को आपको जमाना है, 8 फैक्टोरियल नीचे 6 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा। तो टोटल वेज इस तरीके से आएगा। तो आप लोग को इसमें ध्यान रखना है कि जब आपके पास n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं और उन्हें आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है r लोगों के बीच में, तो ऐसे केस में आपको n तो लेनी पड़ेगी बॉल्स और n तो आपको लेनी पड़ेगी बॉल्स और r माइनस 1 एक कम स्टिक्स आपको लेनी पड़ेगी, और इनको आप जमाएंगे, अरेंज करेंगे तो आपके पास टोटल वेज आ जाएंगे। ठीक है, तो टोटल कितने हैं ये ऑब्जेक्ट, n प्लस r माइनस 1, इनका फैक्टर ऊपर लिख दें, n आइडेंटिकल बॉल्स है उनका फैक्टर नीचे आएगा, और r माइनस 1 आइडेंटिकल स्टिक्स है उनका फैक्टर आपको नीचे लिखना पड़ेगा। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये इसी के बराबर है। तो आप लोग देख सकते हैं कि n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को r लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके हो गए n प्लस r माइनस 1 C r माइनस 1। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। जब आपके पास 2 सेट है A और B, तो उनके यूनियन का कार्डिनलिटी कैसे आएगा, वो आएगा A प्लस बी माइनस A इंटरसेक्शन B। जब 3 का यूनियन चाहिए तो एक एक को जोड़ेंगे, 2 के इंटरसेक्शन को माइनस करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपके पास हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट एक्चुअल में यहाँ पे क्लोज हो रहा है, इसको आप ठीक करेंगे। तो अगर आपको यहाँ पे ए बी सी 3 सेट्स अगर गिवन है तो तीनों के यूनियन का कार्डिनलिटी कैसे आएगा, एक एक का सम करेंगे, माइनस 2 का इंटरसेक्शन हो गया, प्लस 3 का इंटरसेक्शन एक साथ लिखेंगे। तो इस तरीके से किया जा सकता है। ये सारे रिजल्ट्स जो हैं इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहलाते हैं। इंक्लूजन का मतलब है प्लस और एक्सक्लूजन का मतलब है यहाँ पे माइनस। सिमिलरली n सेट के यूनियन की कार्डिनलिटी कैसे आएगी, एक एक सेट की कार्डिनलिटी माइनस 2 के इंटरसेक्शन की कार्डिनलिटी प्लस 3 के इंटरसेक्शन की कार्डिनलिटी एंड सो ऑन।
ऑल्टरनेट साइन के साथ में आपको चलेगा, पहले एक एक सेट की कार्डिनलिटी लेंगे, फिर दो दो के इंटरसेक्शन के सम की इंटरसेक्शन का सम करेंगे, फिर तीन तीन के इंटरसेक्शन का सम एंड सो ऑन चलते जाएंगे, तो आपके पास सभी सेट के यूनियन की कार्डिनलिटी आ जाएगी। ये प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन कहलाता है। इसमें मैं आपको एक और खास चीज बताता हूं। अगर आपको चाहिए ए सेट इंटरसेक्शन बी सेट, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की कार्डिनलिटी, तो ये आएगा यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। अब इसको आप लोग लिखेंगे क्या, ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी हो गई ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो ए प्लस हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली अगर तीन सेट के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन चाहिए तो वो आएगा यूनिवर्सल माइनस तीनों का यूनियन। ओके, तीनों का यूनियन आ जाएगा, जिसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, एक एक सेट जोड़ लें पहले तो ए प्लस बी प्लस सी, फिर आप यहाँ माइनस किए तो अब यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, दो दो का इंटरसेक्शन ले लें, दो दो के इंटरसेक्शन को लिखें ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस सी इंटरसेक्शन ए, और लास्ट में माइनस में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ऐसे करके तीन सेट के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, और सिमिलरली बाकी भी आप लिख सकते हैं। तो ज़्यादातर इसी फॉर्म में अपन जो अभी लिखे थे उसी फॉर्म में ये इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल काम में आता है। अब देखते हैं, आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ लें। फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 से लेकर 1000 विच आर डिविजिबल बाय, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 5। तो 2 से डिविजिबल नंबर को डिविजिबल बाय 2 सेट को ए बोल देते हैं, और बी सेट में क्या है, डिविजिबल बाय 3 नंबर्स, और सी सेट में क्या है, डिविजिबल बाय 5 नंबर्स का कलेक्शन। फ्रॉम डिविजिबल बाय 2 फ्रॉम 1 से लेकर के 1000, 1 से लेकर 1000 के अंदर 2 से डिविजिबल नंबर्स का कलेक्शन हमने ए माना है, 3 से डिविजिबल नंबर्स का कलेक्शन हमने बी माना है, और ऐसे 5 से डिविजिबल नंबर्स के कलेक्शन को हमने सी सेट से रिप्रेजेंट किया है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ना तो 2 से डिवाइड हो, ना 3 से हो, ना 5 से हो। तो इसके लिए आपको ये करना है यूनिवर्सल सेट माइनस एक एक का सम करेंगे यहाँ पे, प्लस दो दो का इंटरसेक्शन यहाँ पे जोड़ना है, ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस सी इंटरसेक्शन ए, और तीनों का इंटरसेक्शन घटाना है। सबसे पहले तो आप देखिए यूनिवर्सल सेट में कितने नंबर्स हैं, 1000 इंटीजर्स हैं, 1 से लेकर 1000 तक 1000 इंटीजर्स होते हैं। अब आपको ए की कार्डिनलिटी देखनी है, तो 1000 को 2 से डिवाइड करके इसका बॉक्स ले लो, 500 आ जाएगा। बी की कार्डिनलिटी कैसे आएगी, 1000 को 3 से डिवाइड करके उसका बॉक्स ले लो, 333 आ जाएगा क्या, यस। फिर इसके बाद सी की कार्डिनलिटी चाहिए, तो 1000 को 5 से डिवाइड करके उसका बॉक्स ले लो, 200 आ जाएगा। तो ये तो बन गया आपके पास 500, ये 333 हो गया, और ये आपका 200 हो गया। अब दो का इंटरसेक्शन लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी आपको चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 को डिवाइड करें किससे, 2 और 3 से, 2 और 3 से डिविजिबल, दोनों से डिविजिबल चाहिए, इसका मतलब 6 से डिविजिबल। सिमिलरली बी इंटरसेक्शन सी कैसे आएगा, 3 और 5 से डिविजिबल, मतलब 15 से डिविजिबल, तो वो आएगा बॉक्स ऑफ 1000/15। और सी इंटरसेक्शन ए का मतलब है कि वो नंबर कितने हैं जो 5 से और 2 से दोनों से डिवाइड होते हैं, इसका मतलब 1000/10 का बॉक्स करना पड़ेगा। सिमिलरली ए बी सी का इंटरसेक्शन भी हमें चाहिए होगा, तो कितने नंबर ऐसे हैं जो 2 से 3 से और 5 से तीनों से डिवाइड होते हैं, यानी कि 2 3 6 5 30 से डिवाइड होते हैं, तो इतने नंबर्स आपके पास होंगे। करते हैं इसको सॉल्व। ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया, इसको कैलकुलेट कर लें। तो आप लोग देख लें कि इन सारे बॉक्सेस को आप लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो आपका आंसर आ जाने वाला है। तो क्या आएगा, ये आएगा 6 1 4 बचा, 6 पंजे 6 36 हो गया। फिर इसके बाद फिर 4 बचेगा और फिर से 6 36 हो जाएगा, 166 आ गया बेटा ये, राइट। फिर इसके बाद 1000/15 का बॉक्स लेंगे तो 15 6 जा 90, 10 बचा 100, 15 6 जा 90, प्लस 1000/10 का बॉक्स लेंगे तो 100 आ जाएगा। फिर इसके बाद एक साथ तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो 1000/30 का बॉक्स लेंगे तो 33 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लें, आपका आंसर इससे आ जाएगा। ठीक है, आपको बस नंबर सॉल्व करने, बाकी मैंने पूरा करके आपको समझा दिया है, तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, राइट। तो नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट कंटेंट पे अब हम लोग बात करेंगे, इस चैप्टर के अंदर आखिरी टॉपिक पे आ गए हैं, डी अरेंजमेंट की बात करेंगे। डी अरेंजमेंट क्या होता है,
अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास सभी 10 बच्चे आप सामने बैठे हो मेरे, मान लो सबके पास अपना अपना एक बैग है, स्कूल बैग है। आपको इस क्लास में इन 10 बैग में से एक एक बैग उठाना है, पर कोई भी खुद का बैग नहीं उठाएगा। ये कहलाता है डी अरेंजमेंट, डी अरेंजमेंट, राइट। या मैं कहूं कि आप 5 अलग अलग कलर की बॉल है और उन्हीं कलर के बॉक्सेस भी आपके पास हैं। ओके, 5 अलग कलर के बॉल है, उन्हीं कलर के बॉक्सेस भी है। एक एक बॉल को एक एक बॉक्स में डालना है और ऐसे डालना है कि कोई भी बॉल अपने कलर के बॉक्स में नहीं जाए। ये डी अरेंजमेंट है। तो डी अरेंजमेंट के तरीके कैसे गिनते हैं, इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला ही बता पाऊंगा। तो अपन इस फॉर्मूले पे आ जाते हैं। मान लीजिए कि आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको n करस्पॉन्डिंग प्लेसेस पे डी अरेंज करने के तरीके क्या होंगे। इसके लिए फॉर्मूला है कि बाहर तो लिख दे n फैक्टोरियल और अंदर लिख ले 1/0 फैक्टोरियल, 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, अप टिल 1/n फैक्टोरियल के साथ में लिखें टर्म्स को और ऑल्टरनेट साइन के साथ में लिखें। तो ये आपके पास डी अरेंजमेंट के टोटल तरीके आ जाएंगे।